कोई भी बिल जब प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, उसके बाद वो दोनों हाउसेस से पास होता है, चाहे लोकसभा हो फिर राज्यसभा हो या राज्यसभा हो लोकसभा हो। उसके बाद वो बिल जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उस बिल पे अपनी एसेंट देते हैं तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। और ऐसा ही सेम प्रोसेस स्टेट्स में भी होते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, वहाँ पे भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जब वहाँ से बिल पास हो जाते हैं तो वो बिल जो है गवर्नर के पास जाता है, और गवर्नर जब अपनी एसेंट देते हैं उसके बाद ही जो वो बिल है वो कानून बनता है या वो एक्ट बन जाता है। इसी वजह से जो गवर्नर का ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। पर जो गवर्नर का ऑफिस है उसमें कई सारे टाइम से आपने सुने होंगे कि कुछ ना कुछ टसल होते हैं, और स्पेशली उन स्टेट्स में होते हैं जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो डिफरेंट है। तो ऐसा ही एक टसल आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। और आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कोट किए स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नर ऑफिस, और किस वजह से जो गवर्नर का ऑफिस है, जो गवर्नर है और जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में कुछ टसल चल रहा है, और किन चेंजेस को उन्होंने बोला है, यानी कि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए जिनके वजह से ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है या जो टसल होता है गवर्नर और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बीच में वो कम से कम हो सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि आपका सेंटर स्टेट के बीच में टसल को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई हैं, उनके रिकमेंडेशंस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके GS2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ ये आपके मेंस में तो हेल्प करेगा ही, कुछ इसमें से रिकमेंडेशंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, जो भी मैं कमिटीज़ को समझाऊंगा, जैसे सरकारिया कमीशन हो गई या पुंशी कमीशन हो गई, इनके कुछ रिकमेंडेशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो ऑन एन एवरेज ये जो वीडियो है ये आपका मेंस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड है, पर प्रीलिम्स से भी इससे फैक्ट्स आ सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट कोट किया गया पहले वो देखते हैं। जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने बोला है कि इट इज़ नाउ सेट टाइम लिमिट टू गवर्नर टू ग्रांट एसेंट टू बिल्स, तमिलनाडु असेंबली अर्जेस सेंटर प्रेसिडेंट। यानी कि जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने प्रेसिडेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उनसे अर्ज किया है कि एक टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए जिसके भीतर गवर्नर को अपने एसेंट जो है वो उस बिल पे लागू करना चाहिए, उसके बाद वो जो बिल है वो एक्ट बन जाए। हुआ ये है कि तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली है उन्होंने एक बिल जो है वो पेश किया था ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड। अब वो जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, पर वो जो बिल है वो अभी गवर्नर ऑफिस में होल्ड पर है, यानी कि गवर्नर ने अभी अपने एसेंट नहीं दिए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो तमिलनाडु की असेंबली है उन्होंने अर्ज किया है प्रेसिडेंट से और यूनियन गवर्नमेंट से कि एक टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि कितने टाइम लिमिट के अंदर गवर्नर जो है वो बिल्स पे अपनी एसेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि समय आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहिए, और जो गवर्नर पे डिपेंडेंसी है, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर पे डिपेंडेंसी है इसको भी रिड्यूस करने का टाइम आ गया है। डिपेंडेंसी इन द सेंस कि जब तक कोई बिल गवर्नर की एसेंट नहीं लगेगा तब तक वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बनेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है इसको भी कम करने के लिए कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। ये क्लेम या ये कोट किया है आपकी तमिलनाडु सरकार ने। अब देखिए इसके रिगार्डिंग ये जो टाइम लिमिट है इसके रिगार्डिंग आपको एक आर्टिकल समझना होगा, एंड वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 200। द आर्टिकल इज 200। अब स्टेट PSCs में क्या होता है, आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि जो आर्टिकल 200 है वो किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 200 आपका गवर्नर से रिलेटेड है। तो ये जो इशू है जो बोला है तमिलनाडु सरकार ने कि टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए, ये आपको कहां से पता चलता है कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। वो टाइम लिमिट बताता है आपका आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट it shall be presented to the governor and the governor shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefore or that he reserves the bill for the consideration of the president। यानी कि ये आर्टिकल ये कहता है कि ये जब कोई भी जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जब बिल पास करती है तो इस बिल पे एसेंट कौन देगा, इस बिल पे एसेंट देगा गवर्नर। और जब तक इस पर्टिकुलर बिल पे गवर्नर अपने एसेंट ग्रांट नहीं करेंगे ये जो बिल है ये एक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी कि
बिल का सफर, ठीक है, बिल का सफर कानून बनने तक का, उसमें गवर्नर का जो ग्रांट है एसेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कंडीशन क्या, आर्टिकल 200 क्या कह रहा है, आर्टिकल 200 ये कह रहा है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास कर दिया है और गवर्नर के पास वो बिल आ गया है, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर या तो बिल को एसेंट दे सकते हैं, यानी कि जब बिल पे उन्होंने एसेंट दे दिया, इसका मतलब है जो बिल है वो एक्ट बन गया है, या तो उस बिल को वो वापस भेज सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि भैया बिल पे अपने उन्होंने एसेंट दे दिया, तब तो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, तब तो कोई टसल है ही नहीं, बिल पे उन्होंने ग्रांट कर दिया अपनी एसेंट, बिल जो है वो एक्ट बन गया। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि जो गवर्नर हैं वो बिल को वापस भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, अगर उनको लग रहा है कि इस बिल में कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो अपने जो सजेशंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं वो बता के जो गवर्नर हैं वो इस पर्टिकुलर बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकते हैं। और तीसरी कंडीशन इनके पास ये है कि उस पर्टिकुलर बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। अब इन सब में, ठीक है, अब इन सब में चाहे ये जो बिल पे एसेंट वो ग्रांट कर रहे हैं वो कब तक करेंगे, इस पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं लिखी गई है या नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आ रहा है, कहीं भी आपको टाइम लिमिट नहीं दिया जा रहा है, बस ये लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर एसेंट and if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold assent therefrom। यानी कि जल्द से जल्द, ये लिखा गया है आर्टिकल 200 में, अगर आप देखोगे इसमें ये लाइन मेंशन है एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल का मतलब जल्द से जल्द, यानी कि जब भी कोई बिल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया है और वो गवर्नर ऑफिस में गया है, तो जल्द से जल्द उस बिल पे ग्रांट कर देनी चाहिए अपनी असेंट गवर्नर को। पर इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कितनी जल्द से जल्द, क्या 2 महीने या 10 दिन या 15 दिन, कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है। तो इसी आर्टिकल के रिलेटेड जो है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि अब टाइम आ गया है कि ये जो टाइम लिमिट है इसको सेट कर देनी चाहिए कि भाई इतने टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो है जो गवर्नर है वो अपनी एसेंट को ग्रांट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आर्टिकल 200 ये भी कहता है कि अगर बिल, ठीक है, अगर जो बिल है वो वापस से गवर्नर ने भेज दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, अपने रिकमेंडेशंस बताए, अब ये बिल जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से पास कर देती है विद और विदाउट रिकमेंडेशंस, उसके बाद जो रिकंसीडर्ड बिल रहेगा वो गवर्नर को, वो उस पे गवर्नर को अपना एसेंट देना ही देना होगा। पर वही बात है कि जब वो गवर्नर ऑफिस के पास बिल चला गया है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम के अंदर अंदर गवर्नर को अपना जो एसेंट है वो ग्रांट करना है। तो कुल मिला के इशू यही चल रहा है कि तमिलनाडु की असेंबली ने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड एक बिल पेश किया था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को पास कर दिया, पर ये जो बिल है ये गवर्नर ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है काफी टाइम से, गवर्नर ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है टाइम से। इसी वजह से जो तमिलनाडु की स्टेट असेंबली, उन्होंने कहा है कि एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, और साथ ही साथ इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा ताकि जो गवर्नर पर डिपेंडेंसी है उसे कहीं ना कहीं कम कर दी जाए, रिड्यूस कर दी जाए या खत्म कर दी जाए। तो इस वजह से ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेंटर और स्टेट के रिलेशन को समझने के लिए। क्योंकि इशू क्या होता है, ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हो रहा है, दिल्ली में आपने देखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट और जो एलजी उनके बीच में भी कुछ ना कुछ टसल होती ही रहती है। और अक्सर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और वो भी जो कि यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल में और जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये सेम नहीं है तो इन स्टेट्स में ज़्यादा आपको टसल जो है वो देखने को मिलती है। और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनका ये कहना रहता है कि जो गवर्नर हैं, जो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स को ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है कुछ सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वो ऐसा कहते हुए दिखती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, जो सेंटर स्टेट्स का रिलेशन है, यानी कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ टसल देखने को मिलती है। इसी वजह से इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए कई सारी कमिटीज जो है वो फॉर्म की गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब अगर हम बात करेंगे, जब एक टाइम था 80s के टाइम पे या 70s के टाइम पे, जब एक ही सरकार थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो मोस्टली आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
और उससे पहले चले जाएं 70s या 60s के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बात करें तो कांग्रेस ही रहा करती थी। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और रीजनल पार्टीज का जो इवॉल्वेशन है वो स्टार्ट हुआ, इवॉल्व होने स्टार्ट हुए, उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट है और जैसे जैसे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रीजनल पार्टीज आने लग गई, तो ये सेंट्रल स्टेट के बीच में जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन है इसमें टसल आना शुरू हो गया। चाहे प्रेसिडेंट रूल्स की बात हो जाए, चाहे आपका गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड हो जाए, ये दो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके वजह से हमेशा कुछ ना कुछ टसल जो है वो बनी ही रहती है। इसी वजह से इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है इसे स्मूथ करने के लिए कई सारी कमिटीज फॉर्म की गई थी, जिसमें आज हम दो इंपॉर्टेंट कमिटीज को देखेंगे। पहली तो है आपकी सरकारिया कमीशन, ठीक है। आपको कमेंट करके यह बताना है कि सरकारिया कमीशन किस ईयर में फॉर्म हुई थी, ठीक है भाई। जो सरकारिया कमीशन है वो किस ईयर में फॉर्म हुई थी। हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं कि उस टाइम जब सरकारिया कमीशन फॉर्म हुई थी तो जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि किस साल में सरकारिया कमीशन फॉर्म हुआ था, क्योंकि इस तरह के स्टेट पीएससीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी में आपसे रिकमेंडेशन पूछेगा, इस रिकमेंडेशन के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं वो पूछेगा, पर स्टेट पीएससीज में आपसे ये ईयर भी पूछा जा सकता है। इस वजह से आपसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि कमेंट में अपने आंसर पिन डाउन करना कि भाई सरकारिया कमीशन किस साल में फॉर्म हुआ था या किस साल में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें एज इट इज कोट कर सकते हो मेंस में अपने आंसर के रिगार्डिंग, जब सेंटर स्टेट के रिलेशंस पे क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ इसमें गवर्नर के रिलेटेड, गवर्नर के ऑफिस को कैसे स्मूथ किया जा सकता है उसके रिलेटेड भी आपके रिकमेंडेशंस हैं। तो दोनों क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो सकते हैं, एक तो सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड दूसरा आपका गवर्नर के ऑफिस को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो इसमें भी आप इन रिकमेंडेशन को एज इट इज कोट कर सकते हो। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन ये दिया था कि रेस्यूटरी पावर पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए। देखिए रेस्यूटरी पावर क्या होता है, आपको पता होगा कि 3 लिस्ट होते हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट्स इन सारे लिस्ट के बाद जो बच जाते हैं वो कहां जाते हैं, वो जाते हैं रेस्यूटरी लिस्ट या रेस्यूटरी पावर, ठीक है। और उन सब्जेक्ट्स में या उन लिस्ट में लेजिस्लेट करने की पावर किसके पास है, वो आपका पार्लियामेंट के पास है। तो उस लिस्ट को क्या कहते हैं, उस लिस्ट को रेस्यूटरी लिस्ट कहते हैं या रेस्यूटरी पावर कहते हैं। वो रेस्यूटरी पावर कहां पे बिलोंग करती है, वो पार्लियामेंट के पास है। फिर साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर है वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, ठीक है, या प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए। तो जब उन्होंने बिल ऐसा रिजर्व कर लिया है तो गवर्नर को एक्चुअल रीजन बताना पड़ेगा, एक्चुअल रीजन बताना चाहिए कि क्या ऐसे रीजंस थे जिनके वजह से जो बिल हैं वो आपका वीटोड किए गए हैं टू द प्रेसिडेंट। समझ में आ गया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया है कि गवर्नर को रीजंस बताने होंगे, पर अगर हम सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस को देखें तो उन्होंने ये कोटेड किया है कि जब भी गवर्नर कोई बिल को रिजर्व कर रहे हैं फॉर प्रेसिडेंट तो उनको एक्चुअल रीजंस बताना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि क्या इशू है जिनके वजह से, क्या रीजंस है जिनकी वजह से जो गवर्नर के ऑफिस है वो रिजर्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिल को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए गवर्नर का इशू क्या है, गवर्नर के ऑफिस का इशू यही है कि इनके जो अपॉइंटमेंट होती है, गवर्नर का रिमूवल, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ये आपका डायरेक्टली सेंट्रल से ही होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, प्रेसिडेंट वो करते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके का रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है ही नहीं। अब आप सोचिए कि गवर्नर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इवन चीफ मिनिस्टर का भी कोई रोल नहीं है इन सजेस्टिंग द नेम्स इन अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द गवर्नर। तो इसी को देखते हुए रिकमेंडेशन ये आई थी कि जो प्रोसीजर होता है उसमें चीफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। जिस भी स्टेट में जो गवर्नर है वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और लास्ट जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि गवर्नर को पूरी तरीके से जो 5 साल का टर्म है ये कंप्लीट करने देना चाहिए। यानी कि आपको पता है कि अभी कोई प्रोसेस नहीं है, गवर्नर जो है वो वर्क करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, ठीक है, तो कोई प्रोसेस नहीं फॉलो होता है। इसलिए इसमें यह भी बोला गया था कि 5 सालों के लिए पूरा टर्म देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पूरी जो गवर्नर के ऑफिस है वो आराम से काम कर सकते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का ये नहीं रहेगा कि भाई हाँ प्रेसिडेंट या सेंट्रल से हम हट सकते हैं। इसी वजह से ये पॉइंट दिया गया था कि 5 साल का जो टर्म है उससे पहले रिमूव नहीं करना चाहिए। ये कमीशन, ये रिकमेंडेशंस दिए थे सरकारिया कमीशन ने। मैं आपको बोलूंगा कि आप या तो इसे नोट डाउन कर लो या मैं आपके लिए 2 सेकंड के लिए स्पेस छोड़ दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं
ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इस तरीके से इस कमीशंस को आप कोट करके बता सकते हो कि किस तरीके से रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं और जो टसल है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके कुछ सालों बाद पुंछी कमीशन स्टैब्लिश की गई थी। इनका भी काम यही था कि किस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशंस को सही कर सकते हैं, स्मूथ किया जा सकता है। इसका भी मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आपको बताना है कि किस ईयर में पुंछी कमीशन फॉर्म हुआ था। कमेंट में आंसर जरूर से देना, क्योंकि मैं कमेंट को मॉनिटर करता हूं। तो आपको बताना है कि किस ईयर में जो पुंछी कमीशन है ये आपकी फॉर्म हुई थी। अब ये क्या कह रहे हैं, इनके रिकमेंडेशंस भी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहे हैं कि गिविंग अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 5 ईयर टू द गवर्नर्स एंड देयर रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। अब सरकारिया कमीशन ने बोला था, सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन में ये बात आई थी। कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैं उससे कोरिलेट करके बताऊंगा। सरकारिया कमीशन में रिकमेंडेशन ये था कि जो टर्म है गवर्नर का वो पूरा 5 साल तक चलना चाहिए। इसमें क्या आया, इसमें यह आया कि इन्होंने फिक्स कर दिया टर्म 5 साल और साथ ही साथ रिमूवल में इंपीचमेंट का प्रोसेस ऐड कर दिया है। यानी कि जिस तरीके से पार्लियामेंट इन्वॉल्व होता है प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए, उसी तरीके से गवर्नर के हिसाब से गवर्नर को अगर इंपीच करना है तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके से रिमूव करना है तो वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं एज इट इज डायरेक्टली, उसका एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए गवर्नर को रिमूव करने का, और वो प्रोसेस है आपका इंपीचमेंट प्रोसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया था। फिर साथ ही साथ ये दिया गया था कि कुछ सर्टेन कंडीशंस जो है वो प्रिस्क्राइब करी गई थी कि किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो सकती हैं जब गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस थी? सबसे पहले तो ये बोला था कि वो सम वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड से आते हो, ठीक है, कुछ उन्होंने कुछ अपनी फील्ड में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स में उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया हो, तो वहां से अगर आते हैं तो एक अच्छी चीज रहेगी। स्टेट में अपनी कुछ एक्सपर्टीज भी वो ऐड ऑन कर सकेंगे। साथ ही साथ ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, यानी कि जो स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स है उससे वो दूर रहने चाहिए और उस राज्य के भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उस राज्य के नहीं होंगे तो जिस स्टेट से भी आ रहे हैं उस स्टेट की एक्सपर्टीज उस पर्टिकुलर स्टेट्स में वो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उस स्टेट की डेवलपमेंट में काम हो सकता है या इजाफा आ सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है, बोला गया था इस रिकमेंडेशन, इस कमीशन में कि ही शुड बी अ डिटैच फिगर एंड नॉट कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स। मैंने आपको बता चुका हूं कि लोकल पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों से, ठीक है, एक कूलिंग ऑफ पीरियड, इसको क्या कहते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड। ये भी टर्म आपने सुना होगा, कूलिंग ऑफ पीरियड या कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट पर है, ठीक है, कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद ही उनको कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज देने चाहिए या प्रोवाइड करने चाहिए। तो पुंछी कमीशन का रिकमेंडेशन ये है कि किसी भी स्टेट में जब गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है तो वो पिछले कई सालों से पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को जो गवर्नर है उन्हें अपॉइंट करना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट में। और साथ ही साथ इन्होंने भी दिया है कि एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, और जब भी रिमूवल हो तो किस तरह हो, वो इंपीचमेंट के प्रोसेस से हो। तो अभी हमने क्या देखा, हमने सरकारी कमीशन के इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देखे और साथ ही साथ हमने पुंछी कमीशन के भी रिकमेंडेशंस देख लिए हैं। चाहो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस लेके आया हूं। पूरा एज इट इज मैंने आपको छपा नहीं दिया है। जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स टू सेंटर स्टेट रिलेशंस, उन्हीं पॉइंट्स को मैं उठा के लेके आया हूं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी की बात हो जाए, चाहे कोई भी स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये था पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट रह भी गया होगा तो आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, आपको कमेंट करना है, जो भी डाउट हुआ करें, और जो दो मैंने टास्क दिए उसके आंसर्स आप जरूर कमेंट में पिन डाउन करिएगा। तो सेशन को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की या दोनों की, तो आप स्टडी IQ में एनरोल कर सकते हो, पर गलती से ये प्राइस मत पे कर देना। जैसे ही मेरा कोड अप्लाई करोगे दैट इज RS Live, जैसे ही मेरा कोड अप्लाई करोगे दैट इज RS Live, आपको ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, दैट इज 2199। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।